ताप, उष्मा एवं विकिरण। टेम्परेचर, हीट एंड रेडिएशन। ताप का अंग्रेजी होता है टेम्परेचर, उष्मा का होता है हीट एवं विकिरण का होता है रेडिएशन। तो उष्मा जो होता है एक प्रकार का ऊर्जा है जिसमें कार्य में बदला जा सकता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले रदरफोर्ड ने दिया, बाद में डेवी ने दो बर्फ के टुकड़ों को आपस में पिघला कर दिया। जूल ने अपने प्रयोग से इस बात की पुष्टि की कि उष्मा ऊर्जा का एक रूप ही है जिसे कार्य में बदला जा सकता है। अब उष्मा का मात्रक। उष्मा के विभिन्न मात्रक निम्न है: कैलोरी, इंटरराष्ट्रीय कैलोरी और ब्रिटिश थर्मल यूनिट BTHU। तो एक BTHU जो होता है 252 कैलोरी के बराबर होता है। 1 कैलोरी 4.1 जूल के बराबर होता है। 1 किलो कैलोरी 4.1 × 10⁻³ जूल। तो ये सब है ऊर्जा का मात्रक, सब है उष्मा का मात्रक। तो इसको उष्मा को मापने का तरीका हम लोग देखेंगे। तो मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, ताप को मापना। इसको मापने के लिए जो उपकरण प्रयोग में लाया जाता है उसे तापमापी थर्मोमीटर कहते हैं। तापमापी में पदार्थ के किसी गुण का उपयोग करते हैं जो ताप परिवर्तन के अनुसार बदलते रहता है, उसे तापमापक गुण, थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज भी कहते हैं। ताप मापने के लिए निम्न पैमाने का उपयोग किया जाता है। फ़ारेनहाइट पैमाना। जर्मनी के रहने वाले वैज्ञानिक फ़ारेनहाइट द्वारा इस पैमाने का आविष्कार किया गया। इसका उपयोग मौसम का अनुमान लगाने एवं चिकित्सा के क्षेत्र में किया जाता है। इसमें जो हिमांक को 32 डिग्री फ़ारेनहाइट एवं माप बिंदु को 2 से 12 डिग्री फ़ारेनहाइट पर दर्शाया जाता है, भाप बिंदु, तथा इनके बीच की दूरी को 180 बराबर खानों में बांट दिया जाता है, जिसमें प्रत्येक खाने का मान 1 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। तो उसी तरह से सेल्सियस पैमाना है। इसे स्वीडन के प्रसिद्ध वैज्ञानिक सेल्सियस महोदय ने आविष्कार किया था। इसमें हिमांक को 0 डिग्री सेल्सियस व भाप बिंदु को 100 डिग्री सेल्सियस में अंकित किया जाता है एवं इनके बीच की दूरी को 100 बराबर भागों में बांट दिया जाता है। इसके प्रत्येक भाग को 1 डिग्री सेल्सियस कहते हैं। अब जो है ना, सेल्सियस पैमाना एवं फ़ारेनहाइट पैमाने में मापे गए ताप में निम्न प्रकार से संबंध होता है। C/100 बराबर होता है F-32/180 के, माने F-32/180 बराबर C/100। और भी पैमाना सब है, जैसे र्यूमर पैमाना हो गया। इस पैमाने में हिमांक को 0 डिग्री र्यूमर तथा भाप बिंदु को 80 डिग्री र्यूमर पर अंकित किया जाता है। इन बिंदुओं के बीच की दूरी को 80 बराबर खानों में बांट दिया जाता है। इसमें प्रत्येक भाग को 1 डिग्री र्यूमर कहते हैं। चौथा है हमारा केल्विन पैमाना। इस पैमाने के हिमांक को 273 डिग्री केल्विन तथा भाप बिंदु को 373 केल्विन पर अंकित किया जाता है। केल्विन पैमाने पर 0 केल्विन को परम शून्य, एब्सोल्यूट जीरो कहते हैं। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी को 100 बराबर भागों में बांट दिया जाता है, जिसके प्रत्येक भाग को 1 केल्विन कहते हैं। यह हमारा अंतर्राष्ट्रीय पैमाना है, केल्विन पैमाना। इसे माने ताप का जो माप यूनिट जो होता है, SI यूनिट, वह अंतर्राष्ट्रीय यूनिट जो होता है, इकाई, वह केल्विन होता है। तो सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, र्यूमर तथा केल्विन पैमाना में संबंध भी होता है। तो इस प्रकार से हम संबंध को व्यक्त कर सकते हैं, जैसे C-0/100 बराबर F-32/180 बराबर R-0/80 K-273/100, जहाँ C सेल्सियस पैमाने को बताता है, F फ़ारेनहाइट पैमाना को बताता है, R र्यूमर पैमाना को बताता है और K केल्विन पैमाना को बताता है। तो इस प्रकार से हमने केल्विन, फ़ारेनहाइट, र्यूमर तथा पैमाना के बीच में संबंध देख लिए।
तो केल्विन में जो ताप को व्यक्त करते हैं उसको हम परम ताप एब्सोल्यूट टेम्परेचर कहते हैं। अब कुछ तापमान सब है उसको देख लेते हैं कि कुछ इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण जो पैमाना है उसमें उसका क्या ताप होता है, माप होता है। जैसे जल का जमना जो है अगर सेल्सियस में कहें तो 0 डिग्री सेल्सियस पर होता है, और फ़ारेनहाइट में बोलेंगे तो कि 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर होता है, जबकि केल्विन में 273 केल्विन पर होता है। उसी तरह कमरे का सामान्य तापमान जो है सेल्सियस में 27 डिग्री सेल्सियस होता है, फ़ारेनहाइट में 80.6 फ़ारेनहाइट होता है, और केल्विन में 300 केल्विन के आसपास होता है। मानव शरीर का सामान्य तापमान जो है 37 डिग्री सेल्सियस और 98.6 फ़ारेनहाइट और 310 केल्विन के बराबर होता है। जल का उबलना जो है 100 डिग्री सेल्सियस पर होता है, फ़ारेनहाइट में यह 2 से 12 डिग्री पर उबलता है, जबकि केल्विन में ये 373 केल्विन पर उबलता है। तो ये सब कुछ सामान्य ताप था जिसका विभिन्न पैमानों में हम लोगों ने माप को देख लिया। अब जो ताप को मापने के लिए जो यंत्र यूज किया जाता है उसको तापमापी यंत्र या थर्मोमीटर कहते हैं। इसमें इस सिद्धांत का यूज होता है कि ताप के बढ़ने पर इनमें डाले गए द्रवों में फैलाव होता है, माने उसके गुण में बदलाव होता है। इस तापमापी में अल्कोहल या पारा द्राव का उपयोग किया जाता है। विभिन्न परिसरों का ताप मापने के लिए निम्न तापमापी प्रयोग में लाए जाते हैं। ये इस प्रकार से हैं। जैसे पहला हो गया द्रव तापमापी लिक्विड थर्मोमीटर। इस तापमापी का अच्छा उदाहरण पारे का तापमापी है, जिसमें पारे को एक कांच में रखा जाता है। साधारणतः पारे का तापमापी 357 डिग्री सेल्सियस तक के ताप का मापन कर सकता है, क्योंकि पारा -39 डिग्री सेल्सियस पर जमता है एवं 357 डिग्री सेल्सियस पर खौलने लगता है। इसलिए यह लगभग -40 से लेकर 50 डिग्री तक के ताप को आसानी से माप सकता है। तो ये था हमारा द्रव तापमापी जो लिक्विड थर्मोमीटर जो है उसका विशेषता था। अब जो है डॉक्टर तापमापी भी होता है, वो क्लिनिकल थर्मोमीटर कहते हैं। इस थर्मामीटर का उपयोग मानव शरीर के ताप को मापने में किया जाता है। इसे डॉक्टर तापमापी कहते हैं। इस तापमापी में न्यूनतम बिंदु 95 डिग्री फ़ारेनहाइट माने 35 डिग्री सेल्सियस तथा उच्चतम बिंदु 110 डिग्री फ़ारेनहाइट और 43 डिग्री अंकित किया जाता है। अब देखें तो हमारा है ताप युग्म तापमापी थर्मोकपल थर्मोमीटर। यह तापमापी सीबेक प्रभाव सीबेक इफेक्ट पर आधारित है। भिन्न भिन्न धातु के तारों को लेकर हम इस प्रकार के तापमापी से -200 डिग्री सेल्सियस से 1600 डिग्री तक के ताप का मापन कर लेते हैं। थोड़ा सीबेक प्रभाव को जाने तो क्या होता है, तो जो दो भिन्न भिन्न धातुओं के तारों के सिरों को जोड़कर एक बंद परिपथ बनाते हैं तथा इस परिपथ की संधि या जंक्शन को अलग अलग तापों पर रखते हैं, तो परिपथ में धारा बहने लगती। इसे ताप विद्युत धारा कहते हैं तथा इस प्रभाव को सीबेक प्रभाव कहते हैं। तो ये था हमारा सीबेक प्रभाव। अब है प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी, माने ताप बढ़ने से धातु के तार के विद्युत प्रतिरोध में परिवर्तन होता है। इसके तापमापन का परिसर -200 डिग्री सेल्सियस से 1200 डिग्री सेल्सियस तक होता है। तो इतना अगर रेंज वाला तापमान अगर हमको मापना हो तो हम लोग प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी का प्रयोग कर सकते हैं। 5वां है पूर्व विकिरण उतापमापी टोटल रेडिएशन पायरोमीटर। तो इस पैमाने की सहायता अत्यधिक उच्च तापों जैसे सूर्य, तारे आदि के तापमान को आसानी से माप सकते हैं। यह तापमापी स्टीफन के नियम पर आधारित है। इस तापमापी से करीब 800 डिग्री सेल्सियस से नीचे का ताप नहीं मापते, क्योंकि इससे कम ताप पर वस्तुएं इसमें विकिरण का उत्सर्जन नहीं करती हैं। अब हम लोग एक महत्वपूर्ण पॉइंट है जल का त्रिक बिंदु, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर इसको बोलते हैं। वह ताप जिस पर जल की तीनों अवस्थाएं साम्यावस्था में हो, अर्थात इनकी तीनों अवस्थाएं पाई जा सकें, उसे जल का त्रिक बिंदु कहा जाता है। इस ताप का मान 273
.106 केल्विन होता है। तो ये सब हमारा कुछ ताप से रिलेटेड, तापमापी से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य थे। अब हम लोग जो है ना उसमें प्रसार को देखते हैं तो इसको बोला जाता है थर्मल एक्सपेंशन। समान पदार्थ को उष्मा देने पर पदार्थ का आयतन बढ़ता है, क्योंकि ताप बढ़ने पर पदार्थ के अणुओं के बीच की दूरी बढ़ जाती है। लेकिन कुछ पदार्थ जैसे पानी 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच, सिल्वर आयोडाइड 80 डिग्री सेल्सियस से 140 डिग्री के बीच तथा सिलिकॉन -80 डिग्री सेल्सियस के नीचे आदि का ताप बढ़ने पर इनका संकुचन कंट्रैक्शन होता है। जब पदार्थ के अणुओं के बीच की दूरी घटती है तो वह उनका संकुचन होता है। ठोसों का प्रसार, एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड। अधिकांशतः जब किसी ठोस को गर्म करते हैं तो इसकी सभी दिशाओं में प्रसार होता है, जिससे इसके आयतन में वृद्धि होती है। ये निम्न प्रकार के हैं। पहला होता है रेखीय प्रसार गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। दूसरा है क्षेत्रीय प्रसार गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन। तीसरा है आयतन प्रसार गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। तो हम लोग देखते हैं कि क्षेत्रीय रेखीय प्रसार गुणांक क्या है। किसी पदार्थ की एकांक लंबाई की छड़ का ताप 1 डिग्री सेल्सियस के ताप को बढ़ाने पर उसके लंबाई में होने वाली वृद्धि को रेखीय प्रसार गुणांक कहते हैं। इसी तरह क्षेत्रीय प्रसार गुणांक, यदि वस्तु के एकांक क्षेत्रफल का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाए दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में होने वाली वृद्धि को क्षेत्रीय प्रसार गुणांक कहते हैं। आयतन प्रसार गुणांक, यदि किसी वस्तु के एकांक आयतन का ताप 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा दिया जाए तो उसके आयतन में होने वाली वृद्धि को आयतन प्रसार गुणांक कहते हैं। क्षेत्रीय प्रसार गुणांक रेखीय प्रसार गुणांक का दुगुना तथा आयतन प्रसार गुणांक का रेखीय प्रसार गुणांक का 3 गुना होता है। तो ये था ठोसों में होने वाला एक्सपेंशन माने प्रसार। तो हम लोग इस सब के बारे में जान लिए। अब द्रवों के प्रसार के बारे में हम जानेंगे। द्रव में भी प्रसार होता है, मतलब एक्सपेंशन होता है। जब उन्हें गर्म किया जाता है तो सिर्फ उनके आयतन में प्रसार होता है, न कि रेखीय या क्षेत्रीय प्रसार में। द्रवों को गर्म करने पर उनका घनत्व कम हो जाता है, लेकिन पानी का व्यवहार 0 से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच उल्टा रहता है। यदि किसी पात्र में 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी को लेकर गर्म किया जाए तो इसका आयतन बढ़ता है, वह घनत्व आयतन घटता है, वह घनत्व बढ़ता है। 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का आयतन न्यूनतम व घनत्व अधिकतम होता है। अब है कि एनामोलस, पानी का यह असामान्य प्रसार माने एनामोलस बिहेवियर इसको बोलते हैं पानी का। तो अधिकतर द्रवों को गर्म करने पर उसका आयतन बढ़ता था, घनत्व घटता है, लेकिन पानी का व्यवहार 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच ठीक उल्टा होता है। यदि किसी पात्र में 0 मतलब डिग्री सेल्सियस और पानी को लेकर गर्म किया जाए तो 0 से लेकर 4 तक उसका आयतन घटता है, वह घनत्व बढ़ता है। 4 डिग्री सेल्सियस पानी का आयतन न्यूनतम व घनत्व अधिक होता है। 4 डिग्री सेल्सियस के आगे गर्म करने पर फिर से इसका आयतन बढ़ने लगता है, वह घनत्व घटने लगता है। इस प्रकार का जो पानी भी है अपना व्यवहार दिखाता है, इसको हम लोग पानी का असामान्य प्रसार और असामान्य व्यवहार कहते हैं। इसको अंग्रेजी में बोलल जाता है एनामोलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर और एनामोलस बिहेवियर ऑफ वाटर। तो हम लोग ये जान लिए। अब देखते हैं उष्मा का संचरण किस प्रकार से होता है। ट्रांसमिशन ऑफ हीट इसको बोलेंगे। उष्मा का संचरण अंग्रेजी में इसका होगा ट्रांसमिशन ऑफ हीट। उष्मा का संचरण भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक होता है। इस स्थानांतरण को उष्मा का संरक्षण कहते हैं। इसका संचरण 3 विधियों से हो जाती है। तो पहला विधि चालन कंडक्शन कहलाता है। चालन, संवहन एवं विकिरण माने कंडक्शन, चालन हो गया कंडक्शन, संवहन हो गया कन्वेक्शन और विकिरण हो गया रेडिएशन। तो इन 3 मेथड से, 3 प्रकार से
उष्मा का संचरण एक जगह से दूसरे जगह तक होता है। तो उष्मा संचरण का दैनिक जीवन में कुछ उपयोग होता है। जैसे एस्किमो लोग बर्फ की दोहरी दीवारों के मकान में रहते हैं। शीत ऋतु में लकड़ी एवं लोहे की कुर्सियां एक ही ताप पर होती हैं, परंतु लोहे की कुर्सी छूने पर लकड़ी की कुर्सी की अपेक्षा अधिक ठंड लगती है। धातु के प्याले में चाय पीना कठिन है, जबकि चीनी मिट्टी के प्याले में चाय पीना आसान है। जाड़े में रजाई हमें गर्म रखती है, क्योंकि इसमें भरी रुई व इसके रेशों में भरी वायु उष्मा के कुचालक होते हैं, जिससे शरीर की उष्मा का वायुमंडल में ह्रास नहीं होता है। अब हम लोग देखेंगे जो संवहन था हमारा, जो उष्मा का संचरण था, उसमें जो पहला था चालन, उसके बारे में जानकारी लेंगे। इसको बोलते हैं कंडक्शन। चालन के द्वारा उष्मा पदार्थ के एक स्थान से दूसरे स्थान तक पदार्थों के कणों को अपने स्थान का परित्याग किए बिना उष्मा का संचरण करे, उसे चालन कहा जाता है। पदार्थ में चालन द्वारा उष्मा का संचरण उष्मा चालकता कहलाता है। उष्मा चालकता का पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है तथा जिन पदार्थों में उष्मा का चालन जितना अधिक होगा, उसकी उष्मा चालकता भी उतनी अधिक होगी। जैसे चांदी, लोहा इत्यादि। इस पदार्थों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से कर सकते हैं। चालक कंडक्शन, जिन पदार्थों से उष्मा का चालन सुगमता से हो उसे चालक, उष्मा चालक कहेंगे। उदाहरणतः सभी धातु, अम्ल, जल, मानव शरीर इत्यादि उष्मा का सबसे अच्छा चालक है। कुचालक, जिन पदार्थों से होकर उष्मा का चालन आसानी से न हो या कम हो तो उसे कुचालक कहते हैं। जैसे वायु, रबर, लकड़ी इत्यादि। और उष्मारोधी, थर्मल इंसुलेटर, जिन पदार्थों में उष्मा का चालन आसानी से न हो या कम हो उसे कुचालक कहते हैं। जैसे वायु, रबर, लकड़ी इत्यादि। कुचालक और उष्मारोधी और कुचालक एक चीज हुआ। तो हम लोग चालन के बारे में जानकारी ले लिए। अब संवहन है कन्वेक्शन। उष्मा का चालन पदार्थ के कणों के स्थानांतरण के द्वारा होता है। संवहन में उष्मा का चालन पदार्थ के कणों के स्थानांतरण के द्वारा होता है, जो सिर्फ गैसों व द्रवों में उष्मा का संचरण संवहन द्वारा ही संभव होता है, लेकिन ठोसों में यह नहीं होता है, क्योंकि ठोसों में कणों का स्थानांतरण नहीं हो पाता है। इस प्रकार पदार्थ के कणों के स्थानांतरण से धाराएं बहती है, जिन्हें संवहन धाराएं कहते हैं। वायु तथा द्रवों में संवहन धाराएं ऊपर की ओर होती है। इसी कारण पृथ्वी का वायुमंडल संवहन विधि से ही गर्म रहती है। संवहन के कारण ये स्थलीय तथा समुद्री समीर चलती है। समीर माने हवा। तो अगला हमारा था विकिरण। तो विकिरण जो है रेडिएशन। चालन एवं संवहन के द्वारा उष्मा संचरण के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, परंतु विकिरण में उष्मा के संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती तथा विकिरण द्वारा उष्मा का संचरण निर्वात में भी होता है। जैसे सूर्य से हम तक उष्मा विकिरण के द्वारा ही प्राप्त हो जाती है। तो विकिरण के उदाहरण के रूप में चाय की केतली की बाहरी सतह चमकदार बनाई जाती है। रेगिस्तान दिन में बहुत गर्म तथा रात में बहुत ठंडे हो जाते हैं। बादलों वाली रात स्वच्छ आकाश वाली रात की अपेक्षा गर्म होती है। तो ये सब विकिरण से रिलेटेड उदाहरण सब थे, संबंधित उदाहरण। विकिरण में मतलब कोई माध्यम का जरूरत नहीं होता है। मतलब जो है ना, ये विकिरण में क्या होता है कि बिना माध्यम के ही उष्मा का संचरण हो जाता है एक जगह से दूसरे। जैसे सूर्य का जो प्रकाश है वो विकिरण का एक उदाहरण है। सूर्य का जो प्रकाश हम लोगों को धरती तक पहुंचता है तो वो भी उष्मा लेकर आता है, तो वो भी एक विकिरण का उदाहरण है। अब हम लोग जानेंगे उत्सर्जन, इमिशन के बारे में। सभी वस्तुएं सभी ताप पर विकिरण द्वारा ऊर्जा का उत्सर्जन करती हैं। इस ऊर्जा को विकिरण ऊर्जा या ऊष्मीय विकिरण कहते हैं। उत्सर्जन वस्तु के तल की प्रकृति के क्षेत्रफल, ताप आदि पर निर्भर करती है। इससे संबंधित ऊष्मीय विकिरण से संबंधित किरचॉफ का नियम है। तो हम इस नियम को देखते हैं। इस नियम के अनुसार अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक भी होते हैं, अर्थात जो पिंड किसी ताप पर अधिक उष्मा का उत्सर्जन करते हैं वही पिंड कम ताप पर उष्मा का अच्छा शोषण भी करते हैं तथा अच्छे अवशोषक
अच्छे उत्सर्जक भी होते हैं। इसे ही किरचॉफ का नियम कहते हैं। जैसे काली और खुरदरे सतह वाले प्याले की चाय का जल्दी ठंडी होना, इसके उदाहरण है। अब स्टीफन का नियम हम लोग देखेंगे, स्टीफेंस लॉ। किसी कृष्णिका के एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल से प्रति सेकेंड उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा उसके परम ताप के चतुर्थ घात के अनुक्रमानुपाती होता है। यह स्टीफन का नियम कहलाता है। इसे गणितीय सूत्र E प्रोपोर्शनल टू T के पावर 4 के रूप में बताते हैं। मतलब कि E समानुपातिक है टेम्परेचर के पावर 4 के, या E इक्वल टू सिग्मा T टू दी पावर 4, जहां पर E उत्सर्जित ऊर्जा को बताता है, T परम ताप को बताता है, और सिग्मा जो है एक नियतांक है जिसे स्टीफन नियतांक कहते हैं, और इसका मान 5.67 गुने 10 के पावर -8 जूल होता है। -8 है कि अभी किसी वस्तु के, अब है न्यूटन का शीतलन नियम, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। किसी वस्तु के ठंडे होने की दर वस्तु तथा उसके चारों ओर के माध्यम के तापांतर के अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात वस्तु जैसे जैसे ठंडी होती जाएगी उसके ठंडे होने की दर कम होती जाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जलवाष्प, नाइट्रस ऑक्साइड आदि उष्मारोधी गैसें पृथ्वी के चारों ओर आच्छादित होकर उष्मारोधी घेरा बनाती है, जिसे पृथ्वी पर सौर विकिरण आ तो जाते हैं, लेकिन ये गैसें इसके द्वारा उत्पन्न उष्मा को वापस अंतरिक्ष में नहीं जाने देती, जिससे वायुमंडल के ताप में निरंतर वृद्धि हो रही है। एक अनुमान के अनुसार यदि 3.5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो जाए तो ध्रुवों की बर्फ पिघलने लगेगी, जिसके फलस्वरूप समुद्र के तल स्तर में वृद्धि होगी और हमारे कई तटीय नगर जल समाधि ले लेंगे और उन्हें मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। विशिष्ट उष्मा, स्पेसिफिक हीट। यदि समान ताप पर समान द्रव्यमान के पदार्थ लेकर उनको उष्मा की समान मात्रा प्रदान की जाए तो प्रत्येक के ताप में वृद्धि भिन्न भिन्न होगी। इसे ही विशिष्ट उष्मा कहते हैं। तो विशिष्ट उष्मा, कुछ पदार्थ के विशिष्ट उष्मा के बारे में हम लोग जान लेते हैं। जैसे पानी का 1.1 होता है, बर्फ का 0.50 होता है, मैग्नीशियम का 0.25 होता है, कार्बन का 0.17 होता है, अल्कोहल का 0.60 होता है, एल्युमिनियम का 0.21 होता है, संगमरमर का 0.21 होता है, पीतल का 0.09 होता है, जिंक का विशिष्ट उष्मा 0.092 होता है, लोहा का 0.11 होता है, बालू का 0.20, कार्बन का 0.42 और सीसा का 0.03। तो ये सब विशिष्ट उष्मा था कुछ पदार्थ सबके। अब हम लोग जानेंगे, अच्छा, एयर कंडीशनिंग के बारे में जान लेते हैं। वातानुकूलन जिसको बोलते हैं, वातानुकूलन के अनुसार ही एयर कंडीशनिंग होता है। पृथ्वी पर किसी स्थान की जलवायु वहां के ताप, अपेक्षित आर्द्रता तथा वायु बहने की दिशा से निर्धारित होती है। सामान्यतः मनुष्य के स्वास्थ्य व अनुकूल जलवायु के लिए निम्न परिस्थितियां होनी चाहिए। जैसे हमारा जो ताप का परास है वह 23 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच होना चाहिए। अपेक्षित आर्द्रता 60% से 65% तथा वायु की गति 0.75 मीटर पर मिनट से 2.5 मीटर पर मिनट तक अगर हो तो यह मनुष्य के लिए सामान्य अनुकूल जलवायु कहलाता है। अतः इसको अनुकूल बनाने के लिए बाह्य परिस्थितियों को कृत्रिम रूप से निर्धारित व नियंत्रित करने की प्रक्रिया को ही वातानुकूलन कहते हैं। और इस प्रकार से वातानुकूलित यंत्र का निर्माण किया जाता है जो हमारे रूम के तापमान को, मतलब कमरे के तापमान को 23 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस रखता है।
तथा अपेक्षिक आर्द्रता को वह 60% से 65% तक बनाए रहता है। तो इस प्रकार का जो यंत्र होगा, जो इस तरह का परिस्थिति उत्पन्न करेगा, पर्यावरण उत्पन्न करेगा, उसको हम लोग वातानुकूलन यंत्र बोलेंगे। अब हम लोग देख लेते हैं आर्द्रता, ह्यूमिडिटी बोलते हैं। आर्द्रता को अंग्रेजिया में ह्यूमिडिटी बोलल जाता है, अंग्रेजवा सब इसको बोलता है ह्यूमिडिटी। तो वायुमंडल में जलवाष्प की उपस्थिति को ही आर्द्रता कहते हैं। अब देखो निरपेक्ष आर्द्रता, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी क्या होता है? हवा के प्रति इकाई आयतन में विद्यमान जलवाष्प की मात्रा को निरपेक्ष आर्द्रता कहा जाता है। इसे ग्राम प्रति घन मीटर के रूप में व्यक्त किया जाता है। यह एक विश्वसनीय सूचकांक नहीं, क्योंकि तापमान एवं वायु दाब में परिवर्तन के साथ ही हवा के आयतन में भी परिवर्तन हो जाता है एवं इस प्रकार निरपेक्ष आर्द्रता भी परिवर्तित हो जाती है। और दूसरा है विशिष्ट आर्द्रता, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। आर्द्रता को व्यक्त करने का यह अधिक उपयोगी तरीका है। हवा के प्रति इकाई भार में जलवाष्प के भार को विशिष्ट आर्द्रता कहा जाता है। यह ग्राम प्रति किलोग्राम के रूप में व्यक्त किया जाता है। चूंकि इसे भार की इकाइयों के रूप में मापा जाता है, तो इस पर वायु दाब एवं तापमान में परिवर्तन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और तीसरा है सापेक्षिक आर्द्रता, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। किसी निश्चित तापमान पर वायु में विद्यमान जलवाष्प की मात्रा एवं उस वायु के जलवाष्प धारण करने की क्षमता के अनुपात को सापेक्षिक आर्द्रता कहा जाता है। इसे प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है। उदाहरण के लिए 30 डिग्री तापमान पर किसी वायु के इकाई आयतन में विद्यमान जलवाष्प की मात्रा 5 ग्राम है एवं इसी तापमान पर उसकी जल धारण करने की क्षमता 10 ग्राम है, तो वायु की सापेक्षिक आर्द्रता 50% होगी। इस प्रकार सापेक्षिक आर्द्रता बराबर होता है निरपेक्ष आर्द्रता बटे आर्द्रता सामर्थ्य गुने 100%। सापेक्षिक आर्द्रता में दो प्रकार से परिवर्तन होता है। एक, यदि वाष्पीकरण द्वारा हवा में और अधिक मात्रा में जलवाष्प मिल जाए तो हवा के सापेक्षिक आर्द्रता बढ़ जाएगी। या दो, यदि हवा का तापमान बढ़ा दिया जाए तो उसकी जलवाष्प धारण करने की क्षमता भी बढ़ जाएगी एवं सापेक्षिक आर्द्रता कम हो जाएगी। आर्द्रता को मापने के लिए हाइग्रोमीटर नामक यंत्र का इस्तेमाल करते हैं। ताप बढ़ने पर अपेक्षिक आर्द्रता बढ़ जाती है। अब हम लोग गलनांक एवं क्वाथनांक, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट को जान लेते हैं। जिस ताप पर पदार्थ उष्मा पाकर गलता है अर्थात ठोस से द्रव में बदलता है, उसे पदार्थ का गलनांक मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। तथा जिस ताप पर पदार्थ उष्मा पाकर उबलता है अर्थात द्रव से उबल कर वाष्प में बदलता है, उसे पदार्थ का क्वाथनांक या बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। दाब बढ़ने से सभी पदार्थ का क्वाथनांक बढ़ जाता है। मतलब क्वाथनांक बढ़ने का मतलब हो गया उबलकर भाप में बदलना। कुछ पदार्थों का गलनांक दाब के बढ़ने पर घटता है, जैसे बर्फ और ढलुआ लोहा इत्यादि। अब वो कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है उष्मा से संबंधित, उसको भी देख लेते हैं कि कौन कौन सा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। महत्वपूर्ण बिंदु जो है उष्मा से संबंधित उसको थोड़ा देख लेते हैं। 1 कैलोरी वह उष्मा होती है जो 1 ग्राम पानी का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाती है। किसी पदार्थ के 1 ग्राम भाग का 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक उष्मा को मात्रा को विशिष्ट उष्मा कहते हैं। जल की विशिष्ट उष्मा 1 कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस होती है। यह अन्य पदार्थों की तुलना में सर्वोच्च होती है। खाद्य पदार्थों की ऊर्जा को किलो कैलोरी में व्यक्त करते हैं, जिसे कैपिटल C से दर्शाते हैं। 1 किलो कैलोरी का मान 1000 कैलोरी होता है। ताप किसी वस्तु की गर्माहट की माप होती है। किसी वस्तु का ताप मापने का उपकरण थर्मामीटर माने यंत्र थर्मामीटर कहलाता है। ताप डिग्री सेल्सियस में मापते हैं। शरीर का ताप लेने के लिए क्लिनिकल थर्मामीटर का प्रयोग किया जाता है। सामान्य रूप से एक मनुष्य के शरीर का तापमान 36.9 डिग्री सेल्सियस अथवा 98.4 फ़ारेनहाइट होता है। किसी वस्तु द्वारा उष्मा ग्रहण करने अथवा मुक्त करने की मात्रा वस्तु के द्रव्यमान, तापांतर और पदार्थ को बनाने वाले तत्वों पर निर्भर होती है। किसी वस्तु द्वारा उष्मा ग्रहण करने अथवा मुक्त करने की मात्रा की गणना का सूत्र Q बराबर m × S × T है, जहां m पदार्थ का द्रव्यमान, S पदार्थ की विशिष्ट उष्मा और T तापांतर है। तो ये सब कुछ महत्वपूर्ण बात सब था जिसको हम लोग देख लिए।
तो इसी के साथ हमारा जो आज का विषय वस्तु है यहीं पर समाप्त हो जाता है।